अगला शासक बनता है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक क्या है अजमेर का शासक रहता है। ये अपने समय का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक था और ये आसपास के क्षेत्र को विजित करता है, आसपास के संघर्ष के से मुकाबला करता है और अपनी चुनौतियों को जो युद्ध के कारण बनते हैं उनका भी मुकाबला करता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था जो 1177 ईस्वी में शासक बना। तो सबसे पहले क्या था, इसका सामान्य परिचय देखा जाए। सामान्य परिचय में देखेंगे इसके पिता थे इसके सोमेश्वर चौहान। इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी। इनकी माता थी, अगली बात देखा जाए, इनका एक घोड़ा था जिनका नाट्यरंबा इनका घोड़ा था। अगली बात इनका प्रधानमंत्री था इनका, या मुख्यमंत्री कह लो, भवनमल मुख्यमंत्री। कदम्बदास या केमास एक इनका था सेनापति। सेनापति था इनका भुवनमल इनका सेनापति। नाट्यरंबा घोड़ा, पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी। अगली बात देखी जाए, इनका जो जन्म 1166 ईस्वी में अहिलनवाड़ा गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। और 11 वर्ष की उम्र में राज तिलक 11 वर्ष की उम्र में इनका राज तिलक हुआ। और जैसे ही ये राजा बने तो ये छोटे थे। इनकी संरक्षका थी कर्पूरी देवी। संरक्षका के रूप में भी नाम आता है इनका, संरक्षक। इनके पिता की मृत्यु के बाद ये छोटे थे तो छोटी उम्र में ही शासक बन गए, संरक्षका बनी इनकी कर्पूरी देवी। शासक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही थे, पहले इनकी संरक्षका, इनकी देखभाल में शासन चलता था वो थी कर्पूरी देवी। अगली बात देखी जाए, 11 वर्ष की उम्र में जैसे ही शासक बने, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो इनको अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना था। अगली बात, इनके जो राजा बनने पर इनका जो सचेरे भाई थे वो संघर्ष कर रहे थे। जो अपरंगांगी नागार्जुन था जो अजमेर के चौहान जो शासक बनने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। इन सब का क्या किया था, इन्होंने दमन किया, तो ये क्या है शासक बने। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने नागार्जुन का दमन किया था। नागार्जुन का दमन किया था इन्होंने, इनके द्वारा किया है 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज एक तरफ तो दूसरी तरफ इनके था नागार्जुन। पराजित हो जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत। गुड़गांव के युद्ध में 1178 ईस्वी में सबसे पहले इसने अपने भाई जो नागार्जुन था
उसका दमन किया। उस युद्ध में इसका जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति था वो भवन बल लड़ने जाता है। अगली बात देखी जाए, इन्होंने जो एशिया, जो उत्तर एशिया या मध्य एशिया से आई भंडानक जाति का भी दमन किया था। भंडानक जाति का जो दमन किया, तो वो दमन किया था 1188 से लेकर के 1182 के मध्य में। 1178 से 82 ईस्वी के मध्य भंडानक जाति का दमन किया। अगली बात देखी जाए और इन्होंने कौन कौन से काम किए, तो इन्होंने देखा जाए, इन्होंने जो मोवा का एक शासक था परमरिद्धि देव चंदेल, उसको पराजित किया था 1182 ईस्वी में मोगल तुगल के युद्ध में। एक शासक था मोहवा, मोहवा का शासक या तुमुल का शासक, तुमुल का युद्ध ये हुआ था 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ से पृथ्वीराज थर्ड और दूसरी तरफ राजा थे परमरिद्धि देव चंदेल। परमरिद्धि देव चंदेल राजा थे और इसके दो सेनापति थे। इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था आला, एक का नाम था उदल, जो इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और पृथ्वीराज क्या है इसमें जीत जाता है। इसने जो परमरिद्धि देव चंदेल को पराजित किया था, इसके दो महान सेनापति थे आला उदल, इनकी भी क्या है, इन्होंने हत्या की थी। इसके बाद क्या है, ये मोबा तुमुल के युद्ध में जीतने के बाद आगे इनका संघर्ष होता है चालुक्यों के साथ। तो चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है, तो चालुक्यों में तुमको पता है कि इसके पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या की गई थी भीमदेव द्वितीय के द्वारा। जब ये आबू के शासक सलका सिंह की सहायता के लिए लड़ने के लिए गया था, तब इनकी क्या है हत्या की गई। तो इसको हम देखेंगे चालुक्यों के साथ संघर्ष कैसे रहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक ये जब शासक बने, तो इनके मध्य देखा जाए चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष के क्या कारण थे, तो इनमें देखते हैं। चौहान चालुक्य संघर्ष में सबसे पहले तो अपने पिता सोमेश्वर की हत्या का बदला लेना और अपने अन्य भाइयों की मृत्यु का भी बदला लेना, और एक इनके विवाद का कारण है ये। एक इनके विवाद का कारण था इच्छा कौड़ी, जो आबू के शासक की पुत्री थी। उसने भीमदेव द्वितीय को उससे शादी करना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय से वो सहायता मांगता है। तो सहायता मांगने के बाद क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सहायता करता है, और भीमदेव द्वितीय से क्या है, जो
लड़ाई मोल लेकर के और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के दोनों को दिमाग में रख करके भीमदेव द्वितीय से युद्ध करता है और इस युद्ध में जीतता है और जीतने के बाद इच्छा कुंवरी से शादी करता है और इच्छा कुंवरी से शादी करने के बाद क्या है ये अपने शासन संचालन में ध्यान देता है। अगली इसका इसके साथ संघर्ष होने के साथ साथ अगला इसका संघर्ष हुआ था चंदेलों गढ़वालों के साथ। अगला संघर्ष देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जो था चौहान गढ़वाल संघर्ष। देखी जाए जब इसके समय संघर्ष के कारण क्या थे, पहली बात तो ये है, तो पहला कारण था ये दोनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का शासक पृथ्वी थर्ड और गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल शासक था। तो युद्ध के कारण बताते हैं तो इनमें संघर्ष के कारण क्या थे, तो संघर्ष के कारणों में सबसे पहली बात आती है कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वी थर्ड थे, ये दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। अगली बात देखी जाए इन दोनों के नाना थे अनंगपाल तंवर जो दिल्ली के शासक थे। अनंगपाल तंवर दिल्ली के शासक थे, तो जयचंद गढ़वाल पृथ्वी थर्ड दोनों के नाना थे। अगली बात यह है उनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी, पुत्री थी। अगली बात देखते हैं तो ये क्या है कि जयचंद गढ़वाल दिल्ली को लेना चाहता था, पृथ्वी थर्ड भी दिल्ली की गद्दी को लेना चाहता था। इन दोनों को लेकर इस बात को लेकर के इन दोनों में आपसी मनमुटाव हो जाता है और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो अगली बात देखते हैं इन दोनों में संघर्ष। पहला कारण दिल्ली की गद्दी को लेकर, दिल्ली की गद्दी को लेकर ये दोनों मौसेरे भाई थे, उसके आधार पर लड़े थे। एक अन्य कारण बताया जाता है जयचंद की पुत्री संयोगिता। संयोगिता बात बताई जाती है कि जब ये दोनों मौसेरे भाई थे तो छोटे थे, तो क्या है कि इधर से जयचंद गढ़वाल मतलब जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, वो भी अपने नाना के यहाँ जाया करती थी वहाँ, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय था वो भी जाया करता था। बात बताई जाती है कि इन दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाने के बाद इन दोनों में प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है। एक ये भी कारण बताया जाता है संयोगिता। अगली बात ये इस बात का इसके पिता को पता चलता है, तो इसका पिता इसकी शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहता था संयोगिता। अब संयोगिता को इस बात का पता चला कि मेरे पिता मेरी शादी है जो दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो संयोगिता ने और उसमें क्या है स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं मेरे पिता, और उसमें पता चला कि भीमदेव से जो जयचंद गढ़वाल था, जयचंद गढ़वाल ने क्या किया कि आसपास के सभी राजाओं को स्वयंवर में निमंत्रण दिया, पर लेकिन जो संयोगिता के चाहने वाले पृथ्वीराज चौहान तृतीय को संघर्ष में और स्वयंवर में आमंत्रण नहीं दिया। इस बात मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश की और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक द्वारपाल के रूप में मूर्ति खड़ी करवा दी दरवाजे पर कि देखेंगे अब संयोगिता अपना विवाह किसके साथ करेगी, जब वो हम उसको बुलाएंगे नहीं तो उसकी शादी किसके साथ होगी। अब संयोगिता को इस बात का पता चलता है कि मेरे पिता के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को स्वयंवर में आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है, तो वो स्वयं क्या करती है अपना एक पत्र लिखती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए और उसमें अपना हाल बता देती है कि मेरे पिता के द्वारा स्वयंवर रचा जा रहा है और उसमें जो क्या है मेरी शादी करवाई जा रही है और आपको उसमें आमंत्रण नहीं किया गया है और आपकी मूर्ति एक द्वारपाल के रूप में दरवाजे पर खड़ी कर दी गई है। अगर ऐसा होता है कि मेरी शादी आपके अलावा या मेरा विवाह आपके अलावा किसी और के साथ होता है तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ऐसी बातों को संयोगिता उस पत्र में लिखती है। और पत्र में लिखने के साथ 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 तो हंस के रहते हुए एक हंसनी को अगर बगुला के साथ रहना पड़े, ऐसा हो सकता है आपके रहते हुए मैं एक दुष्ट प्राणी के साथ रहूं, ऐसी ऐसी बातें कहती है कौन संयोगिता उस पत्र में। वो पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को
उस पत्र को भिजवा देती है और अपनी सूचना को भिजवा देती है। पृथ्वीराज चौहान देख करके, पत्र को पढ़ करके बड़ा खुश होता है। खुश होने के एक दुख की बात ये है कि उसके पिता के द्वारा उसे स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया। अब दूसरे दिन का स्वयंवर था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसमें जाता कैसे, क्योंकि उसके पिता के द्वारा उसे क्या नहीं दिया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय कुछ योजना बनाता है और सोचता है क्या किया जाए। अगले दिन स्वयंवर था, उस स्वयंवर में उसे आमंत्रित किया गया, तो वो अपने यहाँ से नटरंबा घोड़े के साथ चल देता है। चलते चलते वो जयचंद गढ़वाल के यहाँ दुर्ग में पहुंच जाता है। वहां देखते हैं कि जयचंद गढ़वाल के यहाँ जब स्वयंवर लगा हुआ था, स्वयंवर में सभी राजा दूर दूर से आए हुए थे। तो देखा जाता है कि स्वयंवर में संयोगिता को बुलाया जाता है। संयोगिता स्वयंवर के अंदर न जा करके सीधे जाकर के वो द्वारपाल के रूप में खड़ी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मूर्ति के गले में माला डाल देती है। और इस बात की पता जब स्वयंवर के भीतर बैठे सभी राजाओं को और जयचंद गढ़वाल को पता चलता है, तो जयचंद गढ़वाल की इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। और जो अन्य राजा आए थे उसे जयचंद गढ़वाल के बारे में उस बुरा भला कहते हैं। और ऐसा करने से उसके बाद क्या है, जब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय वहां आ जाता है, वहां आकर के जय संयोगिता को नटरंबा घोड़े पर बैठा करके वो सीधा वहां से भाग जाता है। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा नटरंबा इतना शक्तिशाली था कि वो सीधा वहां से भागा और भाग करके सीधा अपने दुर्ग की दीवार को एक ही फलांग में नीचे आ गया और दुर्ग को नाग करके जो घोड़ा था संयोगिता को लेकर के बाहर आ जाता है। वो बाहर आने के बाद क्या है कि संयोगिता को अपने यहाँ ले जाता है और जयचंद गढ़वाल से क्या है इसमें शत्रुता मोल ले लेता है, मतलब संघर्ष को और अधिक बढ़ा लिया जाता है। उसने मौसेरे भाई होने के बावजूद उसको संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश नहीं की, पर लेकिन संयोगिता के विवाद के चक्कर में ये संघर्ष और दिल्ली की गद्दी के चक्कर में लेकर के और बढ़ जाता है। आगे होता क्या है कि जयचंद गढ़वाल इस बात की ठेस से परेशान होकर के क्या करता है कि जयचंद गढ़वाल उसके जो विदेशी शासक मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है और पृथ्वीराज राज चौहान तृतीय को हमेशा पराजित करने की कोशिश में लगा रहता था। और तो सबसे पहले बात बताई जाती है कि पृथ्वी जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी, क्या है कि सबसे पहले गुजरात की तरफ से आक्रमण करता है, भारत में प्रवेश करता है। वो भारत में प्रवेश करता है तो वहां पर क्या है, गुजरात का शासक उस समय था मूल राज द्वितीय। मूल राज द्वितीय के समय यहाँ वो आक्रमण करता है। मूल राज द्वितीय ने अपना सेनापति भीमदेव को भेजा था। भीमदेव को भेजा था, वहां पर क्या है कि भीमदेव जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसको पता चला कि इधर होकर के मेरा जीतने की या मेरे बस की बात नहीं है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, उत्तर भारत की ओर से भारत में प्रवेश करता है। उत्तर भारत की ओर से प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ साथ जब वो हार गया तो मोहम्मद गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए उसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने उसे आमंत्रित किया और बुलाया और अपने जो देश में जो क्या है विदेशियों की नींव डालने में जयचंद गढ़वाल ने बहुत बड़ी भूल की थी उस दिन। अगर वो शायद ऐसा ना करता तो शायद समझते हैं तो इतिहास में कुछ अलग ही होता। तो ऐसे के साथ साथ बात बताई जाती है कि मोहम्मद गौरी की पहली हार कांद्रा के युद्ध में मूल राय द्वितीय के साथ हुई थी, जब उसने गुजरात की तरफ से भारत में प्रवेश किया था। अगली बार क्या होता है कि वह भीमदेव द्वितीय के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, तो वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ जयचंद के सहयोग करने के लिए वो आ जाता है। वो आकर के तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध होता है और तराइन के युद्ध में देखते हैं आगे हम क्या होता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तराइन का युद्ध इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माने जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होते हैं, एक तराइन का प्रथम युद्ध, एक दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी करनाल हरियाणा।
करनाल की रणभूमि में तराइन का मैदान है, वहां पर एक तरफ आ जाते हैं पृथ्वीराज थर्ड और दूसरी तरफ आ जाते हैं तुम्हारे मोहम्मद गौरी। बात बताई जाती है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जो तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज थर्ड इसमें जीत जाता है। अगली बात देखी जाए, इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड जीत जाता है। उस समय पृथ्वीराज थर्ड का जो शक्तिशाली संघर्ष था वो बहुत खतरनाक था। उसका नाम चारों तरफ छाया हुआ था, चारों तरफ के क्षेत्र में वह शक्तिशाली शासकों के नाम से जाना जाता था। उस समय क्या है, मोहम्मद गौरी जब घेर लेता है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से कहता है, अगर अब की बार जिंदा बच गया तो पूरे जो दिल्ली है उसको धूल में मिला दूंगा। ऐसे कह करके जो क्या है, मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है। अगर अब की बार जिंदा बचा तो तुझे धूल में मिला दूंगा, ऐसा कह देता है। कैसे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से कह देता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने स्वाभिमान में आकर के क्या है, मोहम्मद गौरी को वापस जिंदा छोड़ करके गजनी अफगान भेज देता है। ये पृथ्वीराज चौहान की महान भूल मानी जाती है, जिससे इतिहास में क्या है, बहुत बदलाव आया है। अगर ऐसा न करते, मोहम्मद गौरी को उसी दिन जिंदा नहीं छोड़ते, तो आज देखते इतिहास कुछ अलग ही होता। अगली बात देखी जाए, फिर एक साल बाद तराइन के दूसरे युद्ध में, द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में करनाल हरियाणा हरियाणा में क्या है, एक तरफ पृथ्वी थर्ड और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, ये आकर के टिक जाते हैं। मोहम्मद गौरी ये आ जाते हैं। अगली बात बताई जाती है, ये एक दिन पहले आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं दोनों। सभी को पता था कि इस युद्ध में भयंकर सर्वनाश होगा, जन धन की हानि होगी। इससे चारों तरफ तबाही मची हुई थी। बात बताई जाती है कि मोहम्मद गौरी क्या है, इस युद्ध में क्या करता है, चाल चलता है। इस युद्ध में एक तो जो जयचंद गढ़वाल है, मोहम्मद गौरी का साथ देता है। अगली बात देखी जाए, मोहम्मद गौरी क्या करता है, चाल चलता है। और चाल में क्या करता है कि इसको युद्ध को पता था, इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आगे मेरी शक्ति या मेरी सेना मामूली सी है, उसके आगे मेरी चल नहीं पाएगी। तो वो क्या है, कूटनीति के माध्यम से युद्ध को जीतने का प्रयास करता है। इस युद्ध को जीतने का प्रयास करता है तो इस युद्ध में क्या करता है, वह सबसे पहले अपनी रणनीति बनाता है। और रणनीति के तहत क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने अपना एक सैनिक भेजता है। और सैनिक में अधीनता प्रस्ताव भेजता है। अधीनता प्रस्ताव में लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मैं मोहम्मद गौरी आपके सामने अधीनता का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, और सुबह युद्ध करेंगे तो जन धन की हानि होगी, सर्वनाश भी होता है। इससे अच्छा तो ये हम अधीनता आपकी स्वीकार कर लें, आपके यहाँ रह लेंगे, और हम आगे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और आपके क्षेत्र में कोई हम वो नहीं डालेंगे। ऐसा करने के साथ साथ क्या होता है कि जब मोहम्मद गौरी के इस प्रस्ताव को लेकर के जाता है कायम उल मुल्क उस प्रस्ताव को, दीना के प्रस्ताव को लेकर के जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठी थी, और तैयार सेना बैठी थी तो वो बहुत परेशान हो रही। वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, और कायम उल मुल्क मोहम्मद गौरी का एक सैनिक था, वो वहां जाता है। तो जाने के साथ साथ क्या करता है कि वह पृथ्वी तट के वहां पहुंचता है, और वहां पर तंबू में, और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे मोहम्मद गौरी की तरफ से अधीनता प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। हमारे जो मोहम्मद गौरी है आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, बल्कि मित्रता करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को देख करके वहां का जो पृथ्वीराज थर्ड का एक सेनापति था, वो गुस्से में आकर के कहता है, ऐसा नहीं, अधीनता प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, सीधा युद्ध में युद्ध किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सुन करके उनमें खून दौड़ रहा था, और इस प्रस्ताव को सुन करके वो क्या है, वापस लौट जाता है। वापस लौटने के बाद होता क्या है कि मोहम्मद गौरी पूछता है कि वहां पर क्या हुआ, तूने क्या कहा, क्या हुआ। तो कायम मुल्क बताता है कि वहां पर सभी सैनिक लाल आंख करके खून में युद्ध में लड़ने के लिए बैठे हैं।
तो इसको देख करके मोहम्मद गौरी को लड़ा कि अभी तो हम युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार बैठा है अपनी सेना को लेकर के। तो आगे होता क्या है कि मोहम्मद गौरी एक और व्यक्ति, इसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा के माध्यम से एक और पत्र भेजता है। वो समझौते पत्र के तहत वो कहता है कि हम बिना युद्ध किए आपके यहाँ से जाना चाहते हैं, और रुकनुद्दीन हमजा से कह देता है कि आने से जाने तक का पूरा हाल मेरे को आकर के वर्णित करना है और मुझे बताना है, तब मैं आगे की रणनीति बनाऊंगा। तो रुकनुद्दीन हमजा जाता है, और जैसे ही ये कहता है कि समझौते प्रस्ताव अधीनता वाली बात कहता है, तो उसकी सेना में बड़ा जोश भरा हुआ था। जैसे ही प्रस्ताव संधि की बात आई तो उसकी सेना खुश हो गई, और पृथ्वीराज शर्ण को लगा कि अब युद्ध नहीं करें तो ही ठीक है। और वो प्रसन्न होकर के क्या अधीनता के चक्कर में बहकावे में आकर के वो क्या करते हैं कि मौज मस्ती में आ जाते हैं। उनका जो जोश था वो ठंडा हो जाता है, उस रात में ही दारू पीने पार्टी करने के लिए लग जाते हैं। और इसका अवसर को देख करके सभी सेना प्रसन्न हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इस अवसर को पूरे को देख करके रुकनुद्दीन हमजा है वो मोहम्मद गौरी को आकर के सुना देता है कि ऐसे गया था तो इतनी सेना मुझसे में खून खौलाए हुए बैठी थी, जब मैंने प्रस्ताव दिया तो उनके मन खिलखिला उठे और सब प्रसन्न होकर के अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। मोहम्मद गौरी कहता है कि अब मैं इस युद्ध को जीत लूंगा। तो वो क्या करता है, जे इधर तो पृथ्वी तट के सेनापति सभी क्या करते हैं कि अधीनता या संधि प्रस्ताव के भरोसे बैठे हैं। इधर मोहम्मद गौरी क्या करता है, सुबह के 4 बजे, 4 बजे की बात बताई जाती है कि 4 बजे क्या है आक्रमण करता है। आक्रमण करता है तो पृथ्वी तट का एक सेनापति था, सेनापति नाम आता है या मित्र नाम आता है, वो था इसका चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई था। और चंद्रबरदाई क्या है, इस युद्ध में पृथ्वी तट की तरफ से लड़ता है। और लड़ता है तो 4 बजे की बात क्या है, मोहम्मद गौरी के सेनापति इनकी ओर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण में बात बताई जाती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज छड़ की सेना को बुरी तरह धोखे में क्या करते हैं, पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वी तट को बंदी बना करके गजनी अफगान ले जाती है। गजनी अफगान ले जाने के बाद कुछ इतिहासकार बताते हैं गजनी अफगान में ही उसकी मृत्यु कर दी जाती है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो पृथ्वी तट की मृत्यु थी वो वहीं हो जाती है, युद्ध भूमि से बाहर जाकर के कुछ साल बाद मतलब भारत में ही उसकी मृत्यु होती है। अगली बात बताई जाती है, चंद्रबरदाई बात बताते हैं कि चंद्रबरदाई पुस्तक लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी। पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय या जो गौरी था, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आगे की जो कथा बताते हैं कि गजनी ले जा करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ चंद्र जो मोहम्मद गौरी है बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार के साथ साथ उसे 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाता है और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो क्या है हालात बदल जाती है, शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। उसमें जो खंजरों की मार पड़ी थी उससे उसका शरीर पूरा बदल जाता है। उसका उसके चंद्रबरदाई पर उसका चेहरा पिछड़ा। इसके लिए क्या करता है कि चंद्रबरदाई एक चाल चलता है और साधु का वेश धारण करके अपने मित्र को बचाने के लिए, पृथ्वी तट को बचाने के लिए गजनी चला जाता है। गजनी में उसके राज्य में जाकर के और एक नाटक करवाता है, शब्द वेदी बाण चलवाता है। और शब्द वेदी बाण चलवाने के लिए पृथ्वीराज थर्ड को वो समझा देता है कि मैं जो आपको संकेत दूं उस हिसाब से आप बाण चलाना, जिससे मोहम्मद गौरी मारा जाएगा, आपका दुश्मन मारा जाएगा, यही आपके पास अंतिम मौका होगा। तो वो क्या करता है, जब वो राजगद्दी लगवाई जाती है, गद्दी में शब्द वेदी बाण चलवाया जाता है, तो मोहम्मद गौरी की तरफ इशारा करता है चंद्रबरदाई, जैसे बोलता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान इन संकेतों को सुन करके उल्टा जो शब्द वेदी बाण है वो चलाता है, वो बाण सीधे जाकर के मोहम्मद गौरी में लगता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और इसके जो मित्र थे चंद्रबरदाई, ये दोनों आपस में चुनाव करके आपस में दोनों मर जाते हैं। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनको पता था कि अगर हम नहीं मरे, इन दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा तो ये हम अपने हाथों से ही मरे। और वो बताते हैं कि नहीं, अपने हाथों से नहीं मरे तो ये दुश्मन हम मारेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जिंदा तो जाने वाले नहीं है। बात बताते हैं कि दोनों
वहीं पर अपनी ये लीला या जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद क्या है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो जाती है। अगली बात ये है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज क्या करता है, रणथंभौर के चौहान वंश की आगे चल के नींव रखता है। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखता है, तो उस नींव रखी जाती है गोविंदराज के द्वारा। तो वो नींव रखने के बाद रणथंभौर के चौहान वंश की अलग शाखा चलती है। इसके साथ अजमेर का चौहान वंश का जो इतिहास है पूर्णतः समाप्त होता है। इसके लिए धन्यवाद। आगे के लिए अगली क्लास में कल देखेंगे रणथंभौर के चौहान वंश